हॅलो, गुड मॉर्निंग. कसे आहात सगळे? अरे, नुसतं स्क्रीन दिसते काय नका सांगू. बरे आहात ना ते पण सांगा का काही? बरे आहात. मग इतके दिवस काय केलं? इन द सेन्स आपली बरेच दिवसात भेट झाली नाही म्हणून विचारलं. कोणी काही स्पेशल केलं? एखादा पिक्चर, एखादी सिरियल किंवा काही? बिग बॉस. बिग बॉस हिंदी मधलं. बरोबर. सो ते चालू आहे नाही का? मध्यंतरी मी ऐकलं होतं. त्यात बरेच मोठे-मोठे सेलिब्रिटी सध्या चालू असल्याचं आणि त्यातल्या काही लोकांवर केस झाल्याचे. आय डोंट नो खरं की खोटं, पण तरी. सो माहितीये मला की तुम्ही बोलायला तितकेच अनुत्सुक असणारे लोक आहात. म्हणजे तुम्हाला बिलकुल बोलायचं नसतं. गरजही वाटत नसते. तुमचं आपलं कसं आहे, घ्या लेक्चर, द्या अटेंडन्स शीट, आम्ही जातो, तुम्ही जा. वालं. सो आपण तीच पद्धत फॉलो करूया. दॅट वुड बी बेटर रे. तुम्हाला तीच आवडेल ना, तर आपण तीच फॉलो करूया. हं. आपण कमर्शियल पॉलिसी बघत होतो. तुम्हाला आठवतंय का आपण काही लास्ट लेक्चरला बघितल्याचं? ठीक आहे. इफेक्ट्स हां, ऑफ इफेक्ट बघत होतो टेरिफ. आपण. करेक्ट. इफेक्ट्स ऑफ टेरिफ बघत होतो आपण. म्हणजे टॅक्स इम्पोर्ट्सवरती इम्पोज केल्याचे किंवा एक्सपोर्टवरती इम्पोज केल्यामुळे कोणत्या प्रकारे परिणाम भोगावे लागतात किंवा काय-काय होतं हे आपण बघत होतो आणि त्याच्यात आपण काही प्रकारचे इफेक्ट बघितले होते. लेट मी टेक यू देअर. सो ही डायग्राम ज्यांनी काढली नाहीये त्यांनी काढून घेता का प्लीज? तुम्ही काढलीत होपफुली असं मला वाटतंय. ओके. सो आपण पहिल्यापासून बघताना प्राइस इफेक्ट बघितला होता. सो दॅट वॉज P1 पासून P2 पर्यंत म्हणजे आपली प्राइस जी वाढते टेरिफ टाकल्यावरती ती. समजा P1, P2 एवढ्या डिफरन्सचा जर टेरिफ टाकला म्हणजे आधीची P1 10 होती आणि आता टेरिफ म्हणजे टॅक्स इम्पोज केल्यावरती ती समजा 15 झाली असेल P2 तर तो ₹5 जी गॅप आहे दॅट बिकम्स प्राइस इफेक्ट. हे आपण बघितलं होतं. त्यानंतर प्रोटेक्शन इफेक्ट म्हणजे तुमच्या एकूण किती प्रमाणावरती तुम्ही इम्पोर्ट करायला लागणार आहे तुम्हाला हे बघितलं होतं आणि दॅट वॉज Q1, Q3 आणि इथलं चुकलंय हे आपण म्हटलं होतं तुम्हाला जर आठवत असेल तर. तर Q1, Q3 आपला प्रोटेक्शन इफेक्ट होता म्हणजे तुम्ही किती क्वांटिटी इम्पोर्ट कराल, किती इम्पोर्ट वरती तुमचा फरक पडेल ते. देन देअर वॉज रेव्हेन्यू इफेक्ट तुमचं इन्कम कसं वाढेल ते आपण बघितलं होतं. दॅट वॉज द रेक्टँगल. सो जो P1, P2 होता तो P1, P2 मल्टिप्लाइड बाय इथे पण Q2, Q4 झालाय तर ते Q2, Q4 नव्हतं ते Q1, Q3 असं होतं. सो तो जो रेक्टँगल आहे जो शेडेड एरिया आहे आरचा तो एरिया होता. ओके. तुम्हाला आठवत असेल तर. तेवढा रेव्हेन्यू तुमच्याकडे गोळा होणार आहे, तेवढा टॅक्स तुमच्याकडे इम्पोर्ट्स वरती गोळा होणार आहे हे आपण पाहिलं होतं. आणि आज आपण कन्झम्पशन इफेक्ट बघायला घेणार आहोत. ओके. जर समजा तुम्हाला आठवत नसेल तर प्लीज मागची व्हिडिओ बघा कारण हे लक्षात ठेवायला लागेलच ना कुठेतरी. तुम्हाला कुठेतरी याचं उत्तर लिहावं लागेलच. बघा बरं कन्झम्पशन इफेक्ट बघूया आपण कोण वाचणारे आज ते. ओके. मासूम ओके. स्नेहल तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येतोय रे? ठीक आहे. मानसी 3 लोक यार एका रांगेत 3 वेळा पकडल्याने इतकं नेटवर्कचा इश्यू नसतो. मला माहितीये तुम्ही किती वेळ इंटरनेटवर असता. ओके. फिजा खालफे. Yes. Okay. Could you please read? Consumption effect. Tariff invariably cause adverse effect on consumption. The consumer are put to double loss. On one hand, they have to reduce their consumption, while on the other hand, they are required to pay higher price due to imposition of tariffs. Thus, the consumption effect of tariff is loss of welfare of customers. Thank you. एक The सेकंद. loss of
थांब आपण आधी हे एक्सप्लेन करूया. तू हे वाचलंस आणि बाकीच्यांनी ऐकलं. मला सांगा, तुम्ही ज्यांनी ज्यांनी ऐकलंय त्यांनी ऍटलीस्ट प्रयत्न तरी केला का की हे समजून घ्यायचा? तुम्हाला समजतंय का काय लिहिलंय ते? काय समजतंय तिने जे वाचलंय आणि पहिला पॅरेग्राफ आहे त्याच्यावरनं सांगा मला. येस नबील, बोलो. No, ma'am, it went by mistake. ओके. कुणालाच नहीं लक्षात येते, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है यार. एक बार इतना इजी तो था, एक बार पढ़ लो. और आप ही मुझे बताइए कि कंजम्पशन इफेक्ट में क्या ये बताया है टेरिफ्स के बारे में. वो बताइए, एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ो जो है, और उसमें क्या लिखा है वो देखो और मुझे बताओ. तुम्हाला सगळ्यांना ते जमलंच पाहिजे, कारण ते अतिशय सोपं इंग्लिश आहे पहिली गोष्ट. जरा रेस करा तुमचे हँड सगळ्यांचे वाचून झाल्यावर. बाकी कोणी वाचत नाहीये का ऍक्च्युली? रेज योर हैंड्स. जैसे ही आपका पढ़कर हो जाएगा, रेज योर हैंड्स. और जब तक मैं ना बोलूं नीचे मत करो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है. रियली जस्ट 2 people? ओके. तो जिन्होंने भी जैसे भी पढ़ा है, मेरे पास बहुत कम पीपल है जो लॉग इन हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं है इन्होंने अभी तक. तो सिंपली मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको ये पढ़ने के बाद जो भी आपको समझा है वो मुझे बता दीजिए. यू कैन स्टार्ट टॉकिंग एनी टाइम. केतकी, प्रतीक्षा, फिजा, भक्ति, नबील, आपके हाथ मुझे खड़े दिख रहे हैं. तो आपने पढ़ा है, समझती हूँ. दैट मीन्स अगर आपको समझ में आए, प्लीज स्पीक. टैरिफ से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं. कंज्यूमर को लॉस होता है और उनको रेड्यूस करने पड़ता है उनका कंजम्पशन, और उनको ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है क्योंकि टैरिफ की वजह से. और लॉस होता है वेलफेयर, कस्टमर्स का भी लॉस होता है. कस्टमर्स इज कंझ्युमर ओनली ना. तो ये ऍक्च्युली हे सब. आणखीन कोणाला काही सांगायचं? एनीवन हू वॉन्ट्स टू शेअर समथिंग एल्स? करा हात खाली. आय एम रिअली ग्लॅड. ओके. सो टेरिफचा काय प्रॉब्लेम आहे कंझम्पशन साठी किंवा कंझ्युमर वरती काय इफेक्ट होतो? देर आर 2 इफेक्ट्स. 2 इफेक्ट्स हो जाते हैं और कंज्यूमर्स को डबल लॉस सहन करना पड़ता है. ओके. पहले तो वो जो भी कंज्यूम कर रहा है उसके कंज्यूमेबल्स में, मतलब जो क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है वो कम करनी पड़ती है. ऑब्वियसली अगर हमें बाहर से कुछ लाना है तो हम सिंपली सेइंग, एक इजी वाला एग्जांपल है. ओके. अगर आपने इडली बनाई, इडली चटनी, तो अगर आप घर में इडली चटनी बनाते हो तो आपको अनलिमिटेड इडली चटनी खाने का मौका मिलता है. लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो तो आपको सिर्फ 2 ही इडली मिलती है, राइट, हॉटेल में. तुम्ही हे एक्झाम्पल नेहमी बघितलं असेल. आणि आपलं पोट बाहेरच्या इडलीने दोन इडल्यांमध्येच भरतं कधी कधी. पण जेव्हा आपल्याला नॉर्मल घरी इडली करायची असेल, आपण भरपूर इडल्या खाऊ शकतो. सेम गोज विथ बिर्याणी, व्हॉट एवर यू वॉन्ट, पिज्जा. बाहर का एक ही काफी होता है. हम सब चीजें आधे आधे लेकर एक एक पीस खाकर हैप्पी हो जाते हैं. लेकिन घर में किया तो बहुत करने पड़ते हैं, राइट. तो सिंपली सेइंग कि आप अगर बाहर से कुछ ले रहे हो, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका कंजम्पशन जो होगा वो कम करना पड़ेगा. और दूसरा इफेक्ट जो है
आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सिंपली सेम एग्जांपल, घर में इडली बनाई तो कॉस्टिंग कमी है, राइट, कम है, और उसके हिसाब से अगर आप बाहर इडली जाकर खाते हो तो आपको ज्यादा पर प्लेट 50, 60, 70, 80, 90, 120 तक कितने भी पैसे भरने पड़ते हैं। तो दैट मीन्स आपका पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीजों की वजह से, टेरिफ की वजह से, जो कंज्यूमर का लॉस ऑफ वेलफेयर, मतलब उसका जो हित है कंज्यूमर का, जो व्हाट वी कैन से वेलफेयर इज, या इट्स हित ओनली, सामाजिक हित असं आपण म्हणू शकतो ज्याला। सो कंज्यूमर का, कस्टमर्स का जो वेलफेयर है उसका लॉस हो जाता है, और इसे ही कंजम्पशन इफेक्ट ऐसा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? सो द लॉस ऑफ वेलफेयर, दैट इज कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ टेरिफ, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर सरप्लस। तो आपके सामने आपके डायग्राम्स रखो, मैं ये बहुत ही सीरियस नोट पे बोल रही हूँ। अगर आप डायग्राम्स को मतलब ऐसे ही लोगे और आपको पेपर में ये डायग्राम्स निकालने के लिए आएंगे तो ये आपको नहीं जमेगा, और फिर आपका बहुत वेलफेयर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। डोंट डू दैट, ओके। सो जैसे कि ये डायग्राम में हमने देखा था, डी, ये जो है ये हमारा डिमांड कर्व है, राइट, और एसएस है वो हमारा सप्लाई कर्व है। ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है। हमने ये देखा था कि जो टेरिफ डाला था तो पहले प्राइस P1 थी, फिर टेरिफ डालने के बाद हमारी प्राइस P2 हो गई। और जैसे हमने ये भी देखा था, ये जो क्वांटिटी है, ये इतनी क्वांटिटी Q1 Q3, इतनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो OQ1 इतना तो सप्लायर सप्लाई कर रहा है, और OQ3 ये तो डिमांड करने वाले डिमांड कर रहे हैं। तो जितना सप्लाई कर रहे हैं और जितनी डिमांड हो रही है, उसके बीच की जो गैप है वो फिल करने के लिए हमारे कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो दैट इज Q1 Q3 इंपोर्ट हो गया, ओके। और इसका जो हमने फिर देखा था शेडेड रीजन, मतलब आर रीजन, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तुम्हाला जर हे आठवत असेल तर प्लीज बाळांनो, मला माहितीये मध्ये गॅप पडलीये, पण तुम्ही विचारा, तुम्ही जर शांत राहिलात तर ह्याच्यात तुम्हाला खूप जास्त नंतर पंचायत होऊ शकते। ठीक आहे, इन द अबाउ डायग्राम कंज्युमर सरप्लस डिक्लाइन्स फ्रॉम ट्रायंगल P1DE1. सो P1, एक सेकंड हा, इथे डी नाहीच आहे यार, P1DE1 म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की कंझ्युमरचा जो सरप्लस आहे, हा जस्ट अ मिनिट, आय विल शो यू। तुम्हाला आठवतंय गेल्या वेळी आपण कंझ्युमर सरप्लस बद्दल बोललो होतो। कधी कंझ्युमर सरप्लस सुरू होतो? आपण एक व्हिडिओ पण बघितली होती, आठवतंय तुम्हाला? मी पण काय अपेक्षा करते की नाही, सॉरी। सो आपण हे बघितलं होतं की प्राइसच्या वरती आणि डिमांड कर्वच्या खाली असा जो पॅच होतो त्याला आपण कंझ्युमर सरप्लस म्हणतो। जर तुम्हाला आठवत असेल तर प्राइसच्या वरती आणि डिमांड कर्वच्या खाली जो पॅच तयार होतो, म्हणजे जो आता या ट्रायंगल मध्ये मी तुम्हाला येलो कलरचा दाखवते, असा जो पॅच तयार होतो त्याला कंझ्युमर सरप्लस असं म्हणतात। तुम्हाला दिसतंय हा पॅच? Yes, ओके। ma'am. पण जेव्हा तुमची प्राइस वाढली, ओके, जेव्हा तुमची प्राइस वाढली, सो P1 वरनं प्राइस कोणती झाली? P2, म्हणजे आता ट्रायंगलचा एरिया P2DEM2 असा वगैरे होईल। सो दॅट वुड बी हा। मग मला सांगा, आधीचा जो एरिया होता तो मोठा होता की आत्ताचा एरिया मोठा आहे? आधीचा. आधीचा एरिया मोठा होता ऍज कम्पेयर टू आत्ताचा एरिया। म्हणजेच आधी जास्त कंज्यूमर वेलफेयर होता, तो पहले ज्यादा कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा था, लेकिन नाउ नाउ देयर इज अ लेस कंज्यूमर वेलफेयर, राइट। मतलब क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, हमारे कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ है, ओके। और ये कितना लॉस है वो हम कैसे देखेंगे? सो दैट विल बी, जैसे कि तो हमने ये देखा था कि डिमांड कर्व के, जस्ट अ मिनट, ओके, ये डिमांड कर्व यहां तक आया है, राइट। तो मतलब जब भी हम देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं
कि डिमांड कर्व के नीचे जो भी कोई पैच आता है दैट वुड बी डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर, वो होगा आपका कंझ्युमर सरप्लस. पुन्हा एकदा ऐका, मी तुम्हाला सांगतेय, कारण मला माहितीये यात खूप सारं कन्फ्युजन आहे आणि मी इथे जरी कितीही रंगवलं तरी तुम्हाला ते कळणार नाहीये. ओके ओके भरपूर सारं रंगून झालंय. सो आता मी तुम्हाला सांगते. मला सांगा, डिमांड कर्व कोणता आहे? जरा माईक उघडा आणि पटापट बोलायला घ्या. हा, DD. डीडी हा डिमांड कर्व आहे, बरोबर. आणि प्राइस आपली P1 आहे, राईट, आत्ताची, जेव्हा टेरिफ इम्पोज केलेला नाहीये ती. सो मी काय केलंय आत्ताच्या ह्याच्यात, जी प्राइस आहे P1 ती आणि आपला डीडी हा कर्व आहे तो फक्त दाखवण्यासाठी ते आता ब्लू मध्ये केलाय. ओके, तुम्हाला दिसतंय? म्हणजे हा जो मोठा ट्रायंगल दिसतोय दॅट इज P1DE1. येतोय लक्षात? ब्लू ट्रायंगल. Yes. येस, तो आपला कंझ्युमर सरप्लस आहे जेव्हा आपल्याकडे टेरिफ टाकलेलं नव्हतं. येतंय लक्षात मी काय सांगते ते? P1DE1 is a consumer surplus before imposing tariffs. P1DE1 ये टेरिफ डालने के पहले वाला कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कंज्यूमर का जो फायदा होता था वो है. ओके, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी प्राइस बदल गई और वो P2 हो गई क्योंकि हमने टेरिफ डाल दिया था, राइट, तो क्या हुआ कि हमारा जो मतलब कंज्यूमर सरप्लस है वो चेंज होकर ये ऐसा रह गया. ओके, मतलब जो रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है वो, और रेड वाला ट्रायंगल कौन सा है? P2DE2. ये देखो, तो मतलब रेड वाला ट्रायंगल छोटा है, राइट, ब्लू वाले ट्रायंगल से. Yes. ओके, दैट मीन्स आपका जो नया वाला कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर का फायदा है, वो कम हुआ है, छोटा हुआ है. ओके, और ये कितने से छोटा हुआ है ये देखना है. दैट इज अ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. ये कितना छोटा हुआ है, कितने से लॉस हुआ है हमारे कंज्यूमर सरप्लस का, कंज्यूमर के फायदे का, ये जब हमें देखना है दैट वुड बी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ब्लू वाला, उससे हमें छोटा वाला ट्रायंगल रिड्यूस करना पड़ेगा. दैट मीन्स P1DE1 से P2DE2 माइनस करना पड़ेगा. बाळांनो, कळतंय का तुम्हाला? मला सांगा. Yes. Yes. नक्की? मग मला Yes. सांगा, या मोठ्या ट्रायंगल मधनं जर मी छोटा ट्रायंगल वजा केला एरिया, तर माझ्याकडे कुठचा एरिया उरतो? P1, P2, P1, E2, P2, E1. व्हेरी गुड. म्हणजे हा जो खालचा एरिया आहे, जो ज्याच्यात आपल्याला गॅप दिसतेय, तो रेक्टँगल नाही म्हणता येणार, आपण काय म्हणतो, क्वाड्रिलॅटरल उरेल, म्हणजे चौकोनाचा भाग. सो हा जो ग्रीन एरिया आहे तो, माझं ड्रॉइंग न बघता तेवढा फक्त ग्रीन एरिया बघा, आणि तो किती उरलाय? P1, P2, E2, E1. तुम्ही इथे बघू शकता. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो कन्झम्पशन इफेक्ट मधला आपला लॉस किती झालाय कंझ्युमर सरप्लसचा? दॅट इज P1, P2, E2, E1. इथपर्यंत लक्षात आलंय हे जे लिहिलंय ते? Yes, ma'am. Yes. जरा हे लिहून घ्या पटकन. ती डायग्राम शेजारी असेल तर प्लीज शेजारी हे लिहून घ्या, अदरवाईज तुम्हाला नंतर बिलकुल लक्षात राहणार नाहीये की आपण कुठून हे सगळे नंबर काढलेत ते. येस नबील? No, ma'am. I just took the phone to write and it got pressed by there. इट्स ओके. झालं लिहून तुमचं? म्हणजे मी पुढे जाणार आहे. ओके,
सो हा जो P1 P2 E2 E1 हा जो लॉस ऑफ कंझ्युमर सरप्लस असं आपण म्हटलंय, हा यालाच असं म्हणतात ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट. काय म्हणतात? Gross Gross consumption. consumption effect. व्हेरी गुड. ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट म्हणजे मग ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट जरी असला तरी आपल्याला नेट कन्झम्पशन इफेक्ट म्हणजे ऍक्च्युअल किती कन्झम्पशन वर इफेक्ट होतोय ते शोधून काढायला लागतं. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी म्हटलंय, नीट ऐका, कारण मी वाचून दाखवते, तुम्हाला मला त्याचा अर्थ सांगायचा है. मैं पढ़ रही हूँ, आपको उसका मीनिंग मुझे बताना है. ओके, मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आपको देखना है. ओके, स्क्रीन पर आप सबका होपफुली लिखकर हो गया है ऐसा मैं सोच रही हूँ. This area shows gross consumption effect, that is P1, P2, E2, E1. However, a part of it is enjoyed by government in the form of revenue. That is, a part of this gross consumption effect, P1, P2, E2, E1, is enjoyed by government in form of revenue, that is public revenue, while some portion goes to the producers in form of additional sales proceeds. That is, some portion, थोड़ा part, producers के यहाँ पर जाता है as additional sales proceed. That's why net consumption effect is equal to gross consumption effect minus revenue of the states plus earning of the producers. So आता मी हे तुम्हाला वाचून दाखवलं, मैंने पढ़ लिया आपके लिए. टेल मी इन अ वन लाइन कि आपको ये पढ़ने से क्या समझ में आ गया. गव्हर्नमेंटला जाणारा रेव्हेन्यू आणि जे प्रोड्युसर्सचं अर्निंग असतं त्याच्यातून ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट मायनस केला तर आपल्याला नेट कन्झम्पशन मिळतं. व्हेरी गुड. तुम्हाला आठवतंय आपण जनरली फायनल अकाउंट करताना हेच करतो. ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट किंवा ग्रॉस प्रॉफिट मधनं आपल्या बाकी सगळे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस वजा करतो, राईट. मग आपल्याला काय मिळतो? नेट प्रॉफिट. जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट से पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में माइनस कर लेते हैं, राइट, तो हमें क्या मिलता है P&L अकाउंट में? आता हा तर अगदी सोपा प्रश्न होता. Net profit. हा, नेट प्रॉफिट मिळतो. तसंच इथे पण आहे की ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट मधनं वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटला जाणारा रेव्हेन्यू, प्रोड्युसर्सना मिळणारं ऍडिशनल सेल्स प्रोसीड, हे सगळं तुम्ही जेव्हा लेस कराल कम्प्लिटली, यू विल गेट नेट कन्झम्पशन इफेक्ट. ओके, सो आता हे बघितलं पाहिजे की आपल्याला रेव्हेन्यू ऑफ स्टेट किती आहे. तुम्हाला आठवतंय किती मिळणार आहे स्टेटला रेव्हेन्यू? आपल्याला आठवायची काही गरजच नाही, नाही का तसं काही. बरोबर. ऍक्च्युली तुम्हाला जर आठवत असेल तर आपण जेव्हा रेव्हेन्यू इफेक्ट बघितला होता तेव्हा आपण म्हटलं होतं हा जो शेडेड रिजन आहे आरचा, तो शेडेड रिजन असणार आहे स्टेटचा रेव्हेन्यू, अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड आर ओनली, जर तुम्ही लॉजिकली विचार केला तर. सो हा आर हा झाला रेव्हेन्यू ऑफ द स्टेट. इथपर्यंत लक्षात येत आहे? ये आर, ये शेडेड रीजन है, ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा. ओके, जैसे कि इम्पोज करने से टेरिफ. ओके, उसके बाद P1, P2, M2, M1, मतलब ये जो एरिया है, देखो मैं फिर से नए वाले कलर में दिखा रही हूँ. P1, P2, M2, M1, मतलब ये पास वाला जो रेक्टेंगल है वो. ओके, ये वाला रेक्टेंगल है, ये मुझे बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है, आप बता सकते हो? अर्निंग ऑफ प्रोड्युसर्स. राइट, अर्निंग ऑफ प्रोड्यूसर्स. लेकिन क्यों? कारण त्या दोघांचं एकत्र जर का केलं तर आपल्याला ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट मिळतो. या राइट, बरोबर है. पण मला सांगा, थोड़ा सा विचार करा. ओके, लॉजिकली, थोड़ा लॉजिकली सोचो. हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये हमारा ग्रीन वाला है, वो हमारा सॉरी रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को मिलता है. तो फिर मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि जैसे ही टेरिफ इम्पोज हुआ तो हमारी प्राइस P1 से P2 हो गई,
तो ये सब हम एडिशनल प्रोसीडिंग्स है जो हमारे प्रोड्यूसर को मिल रहा है ऐसे बोल रहे हैं। तो क्यों ये मिल रहे हैं एडिशनल प्रोसीडिंग्स हमारे प्रोड्यूसर्स को, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है इनको क्यों मिल रहा है? कारण खूप सोपं आहे. कारण हे जे ऍडिशनल पर्क आहेत ना, जेव्हा इम्पोज केलं जाणार टेरिफ, तेव्हा पहिली जर ती वस्तू 10 रुपयाला मिळत असेल तर ती आता 20 रुपयाला मिळेल. ओके, जब पहले वो चीज 10 रुपए को मिल रही थी, अब वो 20 रुपए में मिलेगी, राइट? एट दैट पॉइंट क्या होगा कि ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो 10 रुपए को नहीं बेचने वाले, वो उनका भी प्राइस बढ़ाएंगे। शायद 20 ना करे, लेकिन 20 जितना ही हो जाएगा जनरली। ओके, क्योंकि बाहर की आने वाली चीजें भी तो 20 रुपए को ही मिल रही है। तो एट दैट पॉइंट जब 20 रुपए प्राइस हो जाएगी तो ये एडिशनल फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि P1 P2 के बीच में जो गैप है वो हमारा टैक्स है, वो हमारा टेरिफ इम्पोज्ड है, और हम एक कंट्री में Q1 OQ1 इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड OQ3 है डेफिनेटली, और इसीलिए हम वो जो गैप पड़ रही है Q1 और Q3 में, तो वो गैप मिटाने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से ये ग्रीन वाला रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन जो हम हमारे कंट्री में बना रहे हैं OQ1, उसके ऊपर भी तो ज्यादा प्राइस लगने वाली है। तो इसका मतलब है हमारी प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने के कारण हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा पैसे सेल्स प्रोसीडिंग करके हमारे प्रोड्यूसर को मिलेंगे, एडिशनल पैसे। एंड दैट्स व्हाई P1 P2 M2 M1। येतंय का लक्षात? यस मैम. सगळ्यांना कळलंय का? सबको समझ रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजन है? मैं फिर से बता सकती हूँ आपको। ओके, मला सांगा, मी जर आता ह्याच्यावरती पटकन परीक्षा घेतली, तुम्हाला लिहिता येईल का रे? तेही काही सांगायचं नाहीये का? कशी मुल, किती प्रेमळ मुलं आहात तुम्ही. ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप. सो सिंपली फॉर्मूला क्या है? नेट कंजम्पशन इफेक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस कंजम्पशन इफेक्ट माइनस रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स प्लस अर्निंग ऑफ द प्रोड्यूसर्स. सो हम क्या करेंगे? P1 P2 E2 E1 दैट इज अ ग्रॉस कंजम्पशन इफेक्ट, इसमें से R प्लस P1 P2 M2 M1, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया P1 P2 E2 C, ये एरिया पूरा का पूरा हम लेस कर देंगे, और जो डायग्राम बचेगी पूरा का पूरा, वो एरिया आपका नेट कंजम्पशन इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? बाळांनो, Yes. यस मॅम. काय समजलं सांगा मला. मी देते तुमच्याकडे, तुमच्याकडे मोबाईल वरती तुम्हाला स्क्रीन वरती मी तुम्हाला परवानगी ऑलरेडी दिलेलीच असते. आय डोंट थिंक मी ते अनोटेशन डिसेबल वगैरे केलंय. नाहीये. तुम्ही मला दाखवा हा ग्रॉस, कोणी आधी हात वर करा आणि त्यांनी मला ह्या डायग्राम वरती काढून दाखवा कसा फाइंड आउट केला आपण नेट कन्झम्पशन इफेक्ट, किंवा तोंडाने सांगा, व्हॉट एव्हर यू प्रिफर. आपला जो ग्रॉस कन्झम्पशन इफेक्ट आहे P1 P2 E2 E1, त्याच्यातनं आपण एकत्रितपणे स्टेटला मिळाला रेव्हेन्यू म्हणजे ती जी शेडेड आहे ते, प्लस P1 P2 M2 M1 हा एरिया एकत्रितपणे मायनस केला, आणि त्याच्यातून आपल्याला उरलेला नेट कन्झम्पशन इफेक्ट मिळाला. करेक्ट, राईट, व्हेरी गुड. सो म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो का की हा जो P1 P2 E2 E1 हा जो आपण काय म्हणू, एवढा मोठा रिजन बघितला होता P1 P2 E2 E1, आणि ह्यातून आपण P1 P2 E2 C इतका रिजन मायनस केला जवळजवळ, बरोबर ना? आर पकडून. मला माहितीये तुम्हाला परत कन्फ्युजन होऊ शकतं, सो मी सांगतेय की हा P1 P2 E2 E1 असा हा जो बुलेट सारखा दिसणारा असा आपण म्हणूया एरिया आहे, त्यातून आपण आत्ता बघितल्याप्रमाणे P1 P2 M2 M1 पण होता,
आणि त्याच्याबरोबर आर वाला रिजन होता, म्हणजे आर वाला हा रिजन असा पण आहे, बरोबर ना? हा एवढा रिजन घेतल्यावरती आपल्याकडे कोणता एरिया उरतो रे? E2C E1. करेक्ट, E2C E1, बरोबर. म्हणजे एरिया इन अ डायग्राम असं लिहिलंय, तिथे उत्तर काय येणार आहे? E2C E1. E2C म्हणजे तुमचा नेट कन्झम्पशन इफेक्ट काय आहे? E2C E1. येतंय का लक्षात? Yes. ओके, Yes. लेट्स मूव फॉरवर्ड. This is the result of increase in price, redistribution effect बघा पाचवा. This is the result of increase in price on account of tariff. So redistribution effect किसके वजह से होता है? क्योंकि प्राइजेस बढ़ते हैं तो जनरली जिनको भी लेना है उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. तो जैसे टेरिफ बढ़ते हैं उसकी वजह से जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्रिएट होता है. This effect implies redistribution of income and wealth from one class to another. तो जैसे कि हम देख सकते हैं सोसाइटी में बहुत सारे क्लास होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास. तो इट इज नॉट अबाउट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब धर्म, पंथ, ह्या सगळ्या विषयी काही नसून इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल्दी यू आर, आपके पास कितने पैसे. एंड दैट शुड नॉट हैपन. ऐसे क्लास नहीं होने चाहिए, लेकिन इकोनॉमी में ऐसे क्लास होते हैं. ओके. एंड क्योंकि हर एक के पास इनकम अलग अलग होता है, तो ये वाले इफेक्ट में क्या बताया जाता है कि कैसे एक क्लास की ओर से दूसरे क्लास में इनकम जाता है. मतलब कैसे लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जाएगा, कैसे शायद मिडिल इनकम ग्रुप से पुअर इनकम ग्रुप में जाएगा, कैसे रिच ग्रुप से कम वाले पैसों के ग्रुप में, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप में जाएगा. तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट. द रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ टेरिफ इज अनडिजायरेबल. ये ऐसे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि इन द सेंस दैट इट बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर्स, दैट इज रिचर क्लास, एट द कॉस्ट ऑफ पुअर masses of the consumers. So जैसे कि हमने देखा कंज्यूमर को दो तरीके का लॉस होता है. पहले तो प्राइजेस बढ़ते हैं, दूसरे उसको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ता है. तो ये दो तरीके का लॉस उसे होता है. तो कंज्यूमर जनरली क्या होता है, मिडिल इनकम ग्रुप से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से या फिर पुअरर क्लास से आता है, बिलोंग करता है. और प्रोड्यूसर्स जनरली जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं, उनका क्लास रिच क्लास में हो सकता है, रिचर क्लास में हो सकता है. तो जैसे कि हम कंज्यूम करेंगे जिसके ऊपर टेरिफ बिठाया है, तो हमारे यहाँ से पैसे रिच क्लास में चले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे पॉकेट में से पैसे कम हो जाएंगे और रिच पॉकेट में पैसे बढ़ेंगे. ओके, दैट इज हाउ द रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए. जनरली जिनके पास ज्यादा पैसे है, एक्स्ट्रा पैसे, नॉट आई एम सेइंग ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है. ज्यादा, शायद मेरे पास 100 रुपए तो मुझे ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर शायद निशिकांत के पास 1000 रुपए, तो उसको लगेगा अरे यार मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए. और तो इट इज वेरी रिलेटिव टर्म कि कितने ज्यादा. लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ओके, आई एम नॉट अक्यूजिंग ऑफ हिम. तो मतलब डोंट बी लाइक दैट. सो तो रीचर क्लास में क्या होगा, जैसे उनके पास पैसे बढ़ेंगे, पुअर क्लास में पैसे कम हो जाएंगे, और दिस इज अनडिजायरेबल. अगर उल्टा होता है कि रीचर क्लास में जो जो मार्जिनली ज्यादा पैसे है वो लोअर इनकम ग्रुप में शिफ्ट होते हैं, दैट वुड बी गुड. लेकिन ऐसे वाले पुअर बिकम्स पुअरर एंड रिच बिकम्स रिचर, ये वाला जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो गलत होता है. इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू टेरिफ्स रेजेस द रिवर्ड्स फॉर फैक्टर ओनर्स. फैक्टर ओनर्स मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके जो ओनर होते हैं, जनरली जो बिजनेस में होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इनको ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं प्राइस बढ़ने के कारण, टेरिफ बढ़ने के कारण. इवन अमंग द फैक्टर ओनर्स, greater advantage occurs to the scarce factors and smaller to the abundant factor. So जेव्हा फॅक्टर ओनर बद्दल पण विचार करतोय आपण, तेव्हा सुद्धा जास्तीत जास्त ऍडव्हान्टेज हा जे फॅक्टर स्केअर्स आहेत, ज्यांच्याकडे कमी फॅक्टर आहे, म्हणजे अवेलेबिलिटी. सो इट इज लाईक लँड. समजा असा विचार करा, क्रूड ऑइल.
क्रूड ऑयल ये बहुत कम होने वाला स्कार्स रिसोर्स है। तो ये वाला फैक्टर जिसके पास है उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनका ज्यादा एडवांटेज होगा, उनको ज्यादा वेल्थ मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर पानी के बारे में पूछे हम, या फिर ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर टिम्बर के बारे में जैसे लकड़ी, उसके बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये अबंडेंट फैक्टर है तो उनको कम फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास फैक्टर्स कितने हैं। जनरली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज या फिर इवन इंडिया जो पहले कुछ साल पहले था, जनरली इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विच रिजॉर्ट टू टेरिफ, जो टेरिफ डालते हैं, कैपिटल इज अ स्केर्स फैक्टर एंड लेबर्स आर द अबंडेंट वन। सो इंडिया में भी वैसा ही है कि कैपिटल हमारे पास कम रहता है, लेकिन लेबर वर्क फोर्स, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है देखो, तो उतने वर्कर्स भी है, तो हमारे पास लेबर अबंडेंट है, लेकिन कैपिटल स्केर्स फैक्टर है। हेंस टेरिफ्स आर अनडिजायरेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय के हिसाब से सगळ्यांना छान सगळं चांगलं मिळालं पाहिजे त्यांच्या त्यांच्या हक्काचं, हे जे असतं त्या हिसाब किंवा त्या हेतूच्या अंदाजाने आपण असं म्हणू शकतो की रिडिस्ट्रीब्युशन इफेक्ट हा अनफेअर असतो, अनडिझायरेबल असतो। येतंय तुमच्या लक्षात? हा होता रिडिस्ट्रीब्युशन इफेक्ट। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट बघा, तुम्हाला तुमची अटेंडन्स शीट मी ऑलरेडी चॅटमध्ये टाकली आहे। ऍज अ कन्सिक्वेन्स ऑफ टेरिफ, imposition of prices in the importing nations rise and the prices in exporting nation falls. जेव्हा टेरिफ इम्पोज केला जातो तेव्हा जे नेशन इम्पोर्ट करत असतं त्याच्यासाठी प्राइस वाढतात, आणि जे एक्सपोर्ट करत असतं नेशन, जे आपल्याकडून विकतायत त्याच्या प्राइसेस कमी होतात. दिस विल टिल्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ इम्पोर्टिंग नेशन. आणि त्यामुळे काय होतं की टीओटी आपण जे बघितलं टर्म्स ऑफ ट्रेड, हे इम्पोर्टिंग नेशन कडे त्याचे फेवर झुकतात. ओके, इफ द राइज अँड फॉल इन द प्राइस इज अक्यूट ड्यू टू द इनइलास्टिक सप्लाय, इलास्टिक डिमांड in the exporting and importing countries respectively, the terms of trade will become extremely favorable to the importing nation and vice versa. जर समझा inelastic supply असेल, so it's like कोविड की लस, अगर कोविड के वैक्सीन के बारे में हम बोल रहे हैं तो अभी इसका जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, हम चेंज नहीं कर सकते, जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही भेज सकते हैं, या फिर बहुत ही इलास्टिक डिमांड है एक्सपोर्ट की, ऐसा है, मतलब लग्जरियस आइटम्स है। तो ऐसे टर्म में क्या हो जाता है कि आपका जो टेरिफ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उनके लिए। कौन से सिचुएशन में? अगर सप्लाई इनइलास्टिक है तो, या फिर एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपोर्ट बढ़ने के कारण फेवरेबल हो जाते हैं। लेकिन of course this changes in terms of trade in favor of the importing country will only occur if the tariff imposing by importing nation is not retaliated by the exporting nation. लेकिन ये फेवरेबल तभी होगा अगर आपने जिस पर इंपोर्ट लगाया है वो एक्सपोर्ट करने वाला नेशन जो है वो हमसे कुछ रिवेंज नहीं लेगा, दैट इज रिटेलिएट नहीं करेगा, वो हमसे ट्रेड वॉर नहीं शुरू करेगा, हमारा जो भी चल रहा है वो चलने देगा, देन ओनली इट कैन बी फेवरेबल। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाता है, ट्रेड वॉर जैसा। एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस राइज ड्यू टू द टेरिफ इम्पोजिशन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वुड डिक्लाइन टू हैव एडवर्स इफेक्ट्स on the economic welfare of the people, and it might divert the productive resources towards uneconomic employment. तो ये सब उसके हम बोल सकते हैं एज ए इफेक्ट हो जाता है, एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ पीपल। तो लोगों के हित पर, फायदे पर, डेवलपमेंट पर लॉस हो सकता है उसका, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो विद दिस कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, और प्लीज स्टे ट्यून, अगर कुछ डाउट्स है प्लीज डू आस्क। ओके, till then, bye, have a nice day ahead.